बूम। हेलो लाडलो, क्या हालचाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा क्लास 10 ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूं। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेज। दोस्तों देखते ही देखते कितनी जल्दी हमारा सिलेबस खत्म होता जा रहा है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं कि ये बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे। अगर आप लोग भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग हमें वॉरियर लिख के जरूर जाइएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं। ना केवल चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर हम इस चैप्टर को पढ़े क्यों। दरअसल आपके सामने इस समय यूनेस्को की 2023 की एक रिपोर्ट दे रखी है जो ये कहती है कि इस समय 200 करोड़ लोगों के पास साफ पीने का पानी तक नहीं है। और खतरे की बात तो यह है कि 2050 तक ये नंबर 250 करोड़ होने वाला है। एक ऐसा प्लैनेट जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, एक ऐसा प्लैनेट जो 3/4 पानी से घिरा हुआ है, उस प्लैनेट के लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं, जो कि बहुत ज्यादा खतरे की बात है। तो आइए सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि वो सर वाटर स्कार्सिटी क्या होता है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है कि पानी की शॉर्टेज एज कंपेयर टू जो उसकी डिमांड होती है उसे वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। यानी पानी की जितनी डिमांड है, अगर सप्लाई कम हो तो जो ये शॉर्टेज होती है, इस शॉर्टेज को वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। लेकिन सर क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है कि एक ब्लू प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो 3/4 पानी से घिरा हुआ है, उसमें वाटर स्कार्सिटी हो कैसे रही है। और यही आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पहला रीजन है दोस्तों लो रेनफॉल एंड वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। इस पॉइंट को आइए हम डिटेल में समझते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा। उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से जब सूरज चमकता है तो सूरज की गर्मी के कारण वाटर बॉडीज का जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है। और यही वाटर साइकिल का पहला पॉइंट होता है इवेपोरेशन, कि जो पानी इवेपोरेट होता है। अब ये पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है। जैसे जैसे ये पानी ऊपर जाता है इसका टेम्परेचर कम होता जाता है और ये पानी धीमे धीमे करके कंडेंस होकर बादल बना लेता है। और यही हमारा सेकंड स्टेप होती है। जब ये बादल बना लेता है तो इसी को कहा जाता है सेकंड स्टेप को कंडेंसेशन। अब जो ये बादल होते हैं दोस्तों, ये बादल जब भी किसी पहाड़ वगैरह से टकराते हैं तो इस बादल के अंदर जो भी पानी होता है या तो वो रेन के फॉर्म में और या तो वो स्नो के फॉर्म में धरती पर गिर जाता है। तो जब बादलों का पानी धरती पर वापस आ जाता है किसी भी फॉर्मेट के अंदर तो उसी को कहा जाता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। ये तीसरा पॉइंट है हमारी वाटर साइकिल का, प्रेसिपिटेशन। तो एक वाटर साइकिल के अंदर अमूमन ये 3 स्टेजेस होती है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन। लेकिन आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि इंडिया में कहीं कहीं प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है तो कहीं कहीं प्रेसिपिटेशन कम होता है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं आप लोग को यह बताता हूं कि अगर आप लद्दाख चले जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि लद्दाख के अंदर प्रेसिपिटेशन लगभग 100 mm का होता है। पूरे साल में केवल 100 mm बारिश होती है लद्दाख में। वहीं अगर आप वेस्टर्न राजस्थान साइड चले जाते हैं, वेस्टर्न राजस्थान चले जाते हैं तो वहां पे प्रेसिपिटेशन मेरे बच्चों 100 mm से लेकर 300 mm के बीच में होता है। और वहीं अगर आप इंडिया के स्टेट मेघालय चले जाते हैं तो मेघालय का एनुअल प्रेसिपिटेशन लगभग 11,000 mm के आसपास है। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे प्रेसिपिटेशन, एनुअल बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है, 100 mm के आसपास। और जहां बारिश कम होती है वहां पे वाटर स्कार्सिटी जन्म लेती है। वहीं कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे ना केवल इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय की 2 जगह, चेरापूंजी और मौसिनराम, आर द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। आप लोगों ने हमेशा, जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूं डेजर्ट इमेजिन करो, तो आप इमेजिन करते हो कि रेतीले पहाड़ हैं, कैक्टस उग रहा है, कैमल चल रहा है, आंटियां सर पे मटका रख के पानी ले लेके आ रही हैं। लेकिन दरअसल डेजर्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि जहां पे बहुत कम बारिश होती है उसे डेजर्ट कहते हैं। हमारे देश के अंदर 2 डेजर्ट इस समय, एक है कोल्ड डेजर्ट जो कि लद्दाख है और एक है हॉट डेजर्ट जो कि राजस्थान है। तो अगर आने वाले कुछ साल में 2, 3, 4 साल तक लगातार मुंबई जैसे शहर में भी कम बारिश होगी तो मुंबई को भी डेजर्ट घोषित कर दिया जाएगा, भले वहां पे रेत के पहाड़ होना हो, वहां कैमल होना हो, वहां कैक्टस उगता होना हो। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से ये जो वाटर साइकिल है वो कुछ स्टेट्स पे ज्यादा मेहरबान है तो कुछ स्टेट्स पे कम मेहरबान है। सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे होता है। आइए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहां पर आपके सामने मैंने धरती का एक फोटो लगा रखा है।
अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि धरती के बीचों बीच में एक लाइन होती है जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और आप लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि धरती सन के आसपास इस तरीके से चक्कर काटती है कि जो सूरज होता है वो हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहता है। तो जब सूरज हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहता है तो इक्वेटर के पास का जो पानी होता है वो गर्म होता है। पानी जब इक्वेटर का गर्म होता है तो वो इवेपोरेट होता है। जब वो इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है तो वो बादल बनाता है, यानी कंडेंसेशन होता है। अब बस यही बादल जो है वो बरसने वाले हैं। अब जो ये बादल इक्वेटर के ऊपर से बनते हैं वो भारत की तरफ यहां से आते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो भारत है हमारा वो 3 जगह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। सबसे पहले आपको यहां पे अरेबियन सी देखने को मिलेगी, यहां पे आप लोगों को बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे आपको यहां पर इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो क्योंकि भारत 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है इसलिए भारत को आप एक पेनिनसुलर बॉडी कह सकते हो। पेनिनसुला हर उस चीज को कहा जाता है जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है, 1 2 3। जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे आइलैंड कहा जाता है। अब ये जो बादल जो इक्वेटर के ऊपर से बने थे वो धीमे धीमे करके ये वाले जो बादल होते हैं दोस्तों वो इंडिया की तरफ अरेबियन सी से होते हुए इंडिया की तरफ आते हैं। अरेबियन सी से होते हुए इंडिया की तरफ आते हैं। अब इन बादलों में जो पानी है ये पानी गिरने को तैयार है, यानी कि ये पानी प्रेसिपिटेट होने को तैयार है। लेकिन ये पानी तभी प्रेसिपिटेट होगा जब ये किसी पहाड़ से टकराएंगे। ऐसे में जब ये बादल यहां आते हैं तो यहां पर इनका वेट कर रही होती हैं वेस्टर्न घाट्स। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स। ये जो वेस्टर्न घाट होते हैं, ये वेस्टर्न घाट यहां से जो आने वाले बादल होते हैं ये सारे के सारे बादल इन वेस्टर्न घाट से आके टकराते हैं। और जैसे ये बादल वेस्टर्न घाट से टकराते हैं इनके अंदर का सारा पानी वहीं गिर जाता है और इसके कारण वेस्टर्न घाट के इस तरफ सारी बारिश हो जाती है। तो वेस्टर्न घाट के जिस तरफ सारी बारिश हो जाती है, ये वाला जो तरफ है वेस्टर्न घाट का जहां पे सारी बारिश हो जाती है, इस तरफ को कहा जाता है विंडवर्ड साइड। इसको कहा जाता है दोस्तों विंडवर्ड साइड। तो जैसे जैसे बादल आएंगे वेस्टर्न घाट से टकराएंगे और जैसे ही बादल वेस्टर्न घाट से टकराएंगे वहीं गिर जाएंगे, वहीं बरस जाएंगे और जिस तरफ ये बरस जाते हैं उसे विंडवर्ड साइड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरफ ये बादल नहीं बरसेंगे, यानी कि जो ये वाला जगह है, क्योंकि सारा पानी इस तरफ ही बरस गया, तो जो इस तरफ का जो जगह आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। यहां पे बारिश नहीं हुई तो इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। तो आपने देखा किस तरीके से सारा की सारा पानी विंडवर्ड साइड में बरस गया। अब अगर आपसे कोई बोले कि इंडिया में सबसे पहले मॉनसून कहां आता है तो आपको पता होगा केरला में आता है। क्यों? क्योंकि ये बादल इक्वेटर से होते हुए अरेबियन सी से होते हुए आते हैं और सबसे पहले इनको केरला मिलता है और केरला में वेस्टर्न घाट से टकरा के ये पानी वहीं गिर जाते हैं। अब ये बादल आगे जाते हैं। सर यहां बारिश होती है, समझ में आ गया, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है? बिल्कुल बता सकता हूं दोस्तों। अगर आप लोग राजस्थान चले जाएं तो आप पाएंगे कि राजस्थान में किस तरीके की माउंटेन रेंजेस होती है। इन माउंटेन रेंजेस का नाम अभी तो बहुत ही फेमस चल रही है, इनका नाम है अरावलीज। अब इन अरावलीज के साथ क्या है कि ये जो अरावलीज है ये इस डायरेक्शन में, तो जब ये बादल आते हैं तो ये अरावली से पैरेलली सीधे चले जाते हैं, ये अरावली से टकरा ही नहीं पाते हैं, सीधे चले जाते हैं। तो जब ये बादल अरावली से टकराए बगैर सीधे चले जाते हैं इसलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती है। वहीं अगर ये अरावली ऐसे होने की जगह ये अरावली ऐसे होती तो ये बादल यहां से आते, अरावली से टकराते और राजस्थान के अंदर भी बरस जाते। लेकिन क्योंकि ये बादल अरावली से पैरेलल चले जाते हैं ये बादल सीधे चले जाते हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में मात्र 100 से 300 एमएम की बारिश होती है एनुअली। ठीक है सर, एनुअली यहां पे बारिश कम होती है। लेकिन अब आप ये बताइए कि मेघालय में इतनी बारिश क्यों होती है? आइए अब अपन उसकी तरफ जाते हैं। दोस्तों अगर आप मेघालय जाएं तो आप ये पाएंगे कि मेघालय में 3 पहाड़ों का एक रेंज है। यहां पर आता है गारो, यहां पे आता है खासी और यहां पे आता है जैंतिया। तो अगर आप यहां चले जाते हैं तो आपको यहां पे गारो, खासी और जैंतिया जैसे 3 पहाड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। अब होता क्या है कि ये जो बादल आते हैं, सबसे पहले ये जो बादल आए, ये सबसे पहले बादल यहां से आते हुए जाते हैं, गारो से टकराते हैं। जब ये बादल गारो से टकराते हैं बरस जाते हैं
फिर ये बादल जाते हैं खासी से टकराते हैं, वहां बरस जाते हैं। फिर ये बादल जयंतिया से टकराते हैं, वहां बरस जाते हैं। फिर ये बादल वापस गारो पे जाते हैं, टकराते हैं, खेत बरस जाते हैं। ऐसे करके जो ये बादल आगे बढ़े, ये सारे के सारे बादल बार बार गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, बार बार वहीं टकराते जाते हैं और वहीं बरसते जाते हैं। तो वो एक तरीके के फनल में फंस जाते हैं वो बादल, उन तीन पहाड़ों के कारण, और वहीं बरसते रहते हैं, वहीं बरसते रहते हैं। इसलिए मेघालय, न केवल भारत में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के जगह चेरापूंजी और मौसिनराम में होती है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से कुछ जगह बारिश कम हो रही है, कुछ जगह बारिश ज्यादा हो रही है। जहां बारिश कम हो रही है वहां क्यों हो रही है, जहां बारिश ज्यादा हो रही है वहां क्यों हो रही है, और जहां बारिश हो ही नहीं रही है वहां भी क्यों नहीं हो रही है, मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा डिटेल में आपको यूट्यूब छोड़िए, आप कहीं भी पढ़ते हो, आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। ठीक है। सेकेंड नंबर पर हम लोग आ जाते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जिनके पास पानी का एक्सेस है वो उस पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जरूरत से पानी, ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण धीमे धीमे करके पानी कम होता जा रहा है। साथ ही साथ यहां पे ये बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके पास पानी का एक्सेस तक नहीं है। सिंपल सी बात है, जिनके पास पानी का एक्सेस होता है, जो नदी के पास है, तालाब के पास है, वो पानी खूब सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उस पानी का मोल ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप नदी तालाबों से दूर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पानी कितना वैल्यूएबल है, जब आपको एक एक बाल्टी पानी के लिए कई कई किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो यह भी एक रीजन है जिसके कारण पानी की किल्लत लगातार भारत देश के अंदर होती जा रही है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हाई पॉपुलेशन। आइए मैं आपको यह समझाता हूं हाई पॉपुलेशन का क्या मतलब है। इस समय अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इस समय टोटल 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, यानी कि लगभग 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। WHO कहता है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 2 से 4 लीटर पानी चाहिए रहता है कम से कम पीने के लिए। हम एवरेज निकाल लेते हैं कि 3 लीटर पानी एक इंसान पर डे पीता ही होगा। हमने एवरेज निकाल लिया कि 3 लीटर पानी पीता होगा। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1.4 बिलियन लोगों को अगर 3 लीटर पानी दोगे तो 3 4 12, 3 1 3, 4.2 बिलियन लीटर पानी चाहिए हम लोगों को पर डे। भारत जैसा विशाल देश की पॉपुलेशन की अगर केवल प्यास बुझानी है ना, तो प्रतिदिन तुम्हें 4.2 बिलियन लीटर्स पानी चाहिए। यह तो सिर्फ पीने का पानी है, नहाने का, एग्रीकल्चर करने का, गाड़ी धोने का, इस बाकी चीजों के लिए पानी जो चाहिए वो तो अलग है। तो हाई पॉपुलेशन, जैसे जैसे धरती की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आता जा रहा है। इसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने से भी लगातार पानी के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। क्या आप लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन, जी सर बिल्कुल सुना है ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम हम लोगों ने। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में आया था, और 1960s में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को सबसे पहले सिलेक्ट किया गया था और डिसाइड किया गया था कि यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले आएगा। और यहां के जो हमारे किसान थे, इन किसानों को हम लोगों ने सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दिए। ये जानते हैं आप क्या होगा? ये जो सीड्स होते हैं इनके नॉर्मल सीड्स के कंपैरिजन में इससे जो पौधा निकलता है उसमें ना केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा होते हैं, ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। हमने HYV सीड्स बांटे। इसके अलावा हमने हमारे किसानों को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से अवगत कराया, उनको इसके बारे में बताया। और लास्ट हमने अपने किसान को इरिगेशन करने के लिए बोरवेल खोद के दिए, जिसे हम लोग आम भाषा में बोरिंग कहते हैं। अब ये जो किसान था, पहले ये इरिगेशन करने के लिए या तो बरसात के ऊपर डिपेंडेंट था, या तो नदी के ऊपर डिपेंडेंट था, या तो तालाब के ऊपर डिपेंडेंट था। अब मैंने इसको इरिगेशन करने के लिए बोरवेल खोद के दे दिया। अब बस इसको बटन दबाना है और जमीन के अंदर से धर 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 करके अंडरग्राउंड वाटर निकल के आएगा, और इसको जितना अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल करना है वो करे। तो सर आपको क्या दिक्कत है इसमें? मुझे दिक्कत यह है कि इससे यह हुआ कि पंजाब, हरियाणा जैसे जो स्टेट थे
ये स्टेट राइस का कल्टीवेशन करने लगे, ये लोग चावल उगाने लगे। अब चावल एक राइस जो है वो एक खारिफ क्रॉप है, इसको उगाने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। पहले ये लोग ये चावल नहीं उगाते थे, चावल वो उगाते थे जहां बहुत पानी है। फॉर एग्जांपल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चले जाए वहां चावल उगता था, इंडिया के साउथ में आ जाए वहां चावल उगता था। लेकिन जब से इनको बोरवेल लगा के दी है, इन लोगों ने बटन लगा लगा के कई सारा अंडरग्राउंड पानी निकाला, और अंडरग्राउंड पानी निकाल निकाल के इन्होंने चावल की खेती करना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है इससे क्या फर्क पड़ा? इससे यह फर्क पड़ा कि पर ईयर 1 मीटर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउनवर्ड होने लगा। 1 लीटर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जाने लगा। अगर आपको ना पता हो 1 मीटर कितना है, तो एक 10वीं क्लास की एवरेज हाइट, एक 10वीं क्लास के बच्चे की एवरेज हाइट होती है 1.5 मीटर। तो तुम्हारे कमर जितना पानी जो है वो हर साल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में नीचे जाता जा रहा है। पहले हम जरा सा गड्ढा करते थे बोरवेल के लिए और पानी आ जाता था, अब हमें कई मीटर नीचे जाना पड़ रहा है पानी ढूंढने के लिए। ग्राउंड वाटर लगातार कम होता जा रहा है। इसका एक और बेहतरीन एग्जाम्पल यह दिया गया है कि किस तरीके से, अगर आप देखें तो किस तरीके से यह बताया गया है कि महाराष्ट्र का एक इलाका है, महाराष्ट्र का एक इलाका है जिसे हम लोग कहते हैं मराठवाड़। यहां पे यह बताया गया है कि जो मराठवाड़ के इलाके के जो लोग हैं वो लोग शुगर केन उगाने लगे। सर ये लोग शुगर केन क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि शुगर केन से शुगर बनाई जा सकती है। अब आप बोलोगे कि सर दिक्कत क्या है? अगर मराठवाड़ के लोग शुगर केन उगा रहे हैं शुगर बनाने के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? दरअसल मराठवाड़ की बात करें हम लोग तो ये ड्रॉट प्रोन एरिया है। ये ड्रॉट प्रोन एरिया, यहां पे हर साल लगभग यहां पे सूखा पड़ता रहता है, पानी की कमी होती है, नदियां सूख जाती हैं। ऐसे में इस रीजन के जो किसान हैं वो लोग बोरवेल की मदद से अंडरग्राउंड पानी खींच खींच के इन्होंने शुगर केन की खेती करना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है शुगर केन की खेती करा केवर करके इन्हें शुगर केन उगाया, साथ ही साथ वहां पे शुगर इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। और इसका नुकसान यह हुआ दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 केजी शुगर बनाने के लिए लगभग 2500 लीटर पानी लगता है। 1 केजी शुगर बनाने के लिए। अब आप मुझे खुद बताइए क्या यह सही डिसीजन है? मराठवाड़ जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया में क्या शुगर इंडस्ट्री होनी चाहिए, और केवल अंडरग्राउंड वाटर के दम पे यह सब हो रहा है, जिसके कारण लगातार भारत में पानी की कमी होती जा रही, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होता जा रहा है। ये सारी बातें मैंने आप लोग को यहां पे लिख रखी है। एक पॉइंट ये भी बताया गया कि किस तरीके से किसान जो हैं वो डबल ट्रिपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, राबी भी उगा ली, खारिफ भी उगा ली, जैद भी उगा ली, जिसके कारण पानी लगातार कम होता जा रहा है। अगला बात बताई गई है पॉल्यूशन। ना केवल हमारे वहां पानी की कमी होती जा रही है, जो बचा कुचा पानी है हम उसको भी समेट नहीं पा रहे हैं, लगातार हम उसको गंदा करते जा रहे हैं। मैं ऐसे ही चैट जीपीटी पे बैठा हूं, मैंने लिखा टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। आपको पता है मैं वो देखते ही मेरा दिमाग फट गया, क्योंकि दुनिया की 5 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर्स में से 2 गंगा और यमुना भारत की थी। ये भारत जैसा देश जहां पे नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा करी जाती है, वहां के देश के लिए यह चीज बहुत ही भयानक है, बहुत चिंताजनक है दोस्तों। तो हम लगातार पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी नदी खराब होती जा रही है। अब सवाल यही उठता है कि नदी कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे बताया गया कि लगातार जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इससे नदियां पॉल्यूट हो रही हैं। हमने नदी किनारे कई सारी इंडस्ट्रीज बना ली ताकि हमें नदी से पानी मिल सके, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हम नदी से साफ पानी लेते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हो, जब वो गंदा हो जाता है तो उसी गंदे पानी को वापस नदी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यह प्रॉब्लम है। जब नदी से नॉर्मल पानी लिया जाता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो पानी गर्म हो जाता है और उस गर्म पानी को और गंदे पानी को वापस आप नदी में डाल देते हो, तो इससे नदी के पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स वो मरने लगते हैं, थर्मल पॉल्यूशन होने लगता है। यह प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जो लगातार डेपॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उससे दिक्कत है, क्योंकि जो ये हाई पॉपुलेशन है इन्होंने नदी किनारे ही अपने घर बना रखे हैं, और अपने घर का जो टॉयलेट है उसको सीधा नदी से कनेक्ट कर रखा है, और अपने घर का जो सीवेज है उसको अनट्रीट करे बगैर, उसको साफ करे बगैर सीधा नदी में डंप कर रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, कंटेमिनेटेड चीजें हम नदी के अंदर लगातार डालते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी नदी खराब होती जा रही है।
आपको कई बार एग्जाम में नदियां खराब हो रही है ये तो पूछ लेते हैं, लेकिन वो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए गंगा क्यों पॉल्यूट हो रही है, यमुना क्यों पॉल्यूट हो रही है। और यही हमारा अगला पॉइंट है कि गंगा के पॉल्यूशन के पीछे क्या रीजन है। ऑल दो गंगा हमारे वहां सेक्रेट यानी कि पवित्र मानी जाती है, उसकी पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन यही चीज उसके एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज हो गई है। अब हम लोग हमारी सारी चीजें पूजा पाठ करते हैं और उसका सब चीजों का विसर्जन करने के नाम पे हम गंगा के अंदर डंप कर रहे हैं, जिसके कारण गंगा दुनिया की दूसरी सबसे पॉल्यूटेड रिवर हो चुकी है दोस्तों। साथ ही साथ गंगा के आसपास हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है, जैसे कानपुर जैसे जो शहर है जहां पे लेदर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बड़ी हुई हैं, और ये लेदर इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं ये अपनी इंडस्ट्री अपने लेदर को साफ करने के लिए धोने के लिए पानी लेते हैं गंगा नदी से, और वो गंदा पानी दूसरी तरफ से गंगा नदी में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा बताया गया है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब क्या होता है। अब एक किसान नदी किनारे अपना खेत बनाता है, क्यों, ताकि नदी से उसको पानी मिल जाए इरिगेशन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो किसान क्या करता है, अपने खेत के अंदर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जैसे जहर छिड़कता है। तो जब आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड अपने खेत में छिड़कते हो और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खेत से बहता हुआ नदियों में चला जाता है, और ये जहर नदियों में चला जाता है, जिससे ना केवल एक्वेटिक लाइफ परेशान हो रही है, मछलियां मर रही हैं, साथ ही साथ उस नदी का पानी पीने वाले कई सारे लोग भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं और किस किस केस में मर भी जाते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है इससे भी नदियां पॉल्यूट हो रही हैं। और एक और रीजन दिया हुआ है अनट्रीटेड सीवेज, वही हमारे घर के टॉयलेट्स का पानी हम बिना साफ करे सीधा नदियों में डंप कर रहे हैं। ये तो बात थी गंगा नदी की। अब हम बात करते हैं यमुना नदी क्यों पॉल्यूट हो रही है। यमुना नदी तो इतनी ज्यादा पॉल्यूट हो रही है कि दिल्ली के आसपास जब यमुना नदी आती है तो हर ठंड में उसमें आपको इस तरीके के फ्रॉड, इस तरीके का झाग देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया हम पे हंसती है कि किस तरीके से हमारी नदियां, ये हाल हो चुके हैं हमारी नदियों के। ये वो नदियां जिनके दम पे हमने बड़े बड़े महानगर बसा दिए, दिल्ली विल्ली जैसे, लेकिन अब इन्हीं नदियों के पानी को हम पी नहीं सकते हैं। इवन इनके आसपास जाओ तो स्मेल से कारण आप यहां रह नहीं सकते हो। तो अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना का भी सबसे पहला रीजन है अनट्रीटेड सीवेज, जो दिल्ली से आ रहा है और गाजियाबाद से आ रहा है, आसपास से आ रहा है। साथ ही साथ जो रिलीजियस ऑफरिंग हम लोग डाल रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ साथ केमिकल पॉल्यूटेंट भी यमुना नदी को गंदा करती जा रही है। ठीक है सर। तो अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। आपने कह दिया सर पानी की स्कार्सिटी का मतलब क्या है, वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है आपने वो बता दिया, नदियां पॉल्यूट हो रही हैं आपने वो बता दिया, लेकिन हम ये पानी संभालें क्यों, हम नहीं संभालेंगे, बताइए क्यों संभालें हम। तो इसका सबसे पहला रीजन है टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ फ्रॉम हजार्ड्स कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग टॉक्सिक वाटर। सिंपल सी बात है कि अगर आप गंदा पानी पी लोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो, बहुत बीमार पड़ सकते हो। ना केवल आपको वाटर बॉर्न डिसीजेज हो जाएंगे, आप उस तरीके का गंदा पानी पी लोगे तो आपको फूड इंफेक्शन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी के ऊपर इंसेक्ट्स बनने लगते हैं, मॉस्किटोज बनने लगते हैं, और वो मॉस्किटो जब आपको बाइट कर लेता है तो मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। इसीलिए ये पानी को साफ करना और इस पानी को कंजर्व करके चलना जरूरी है, नहीं तो हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। इसके बाद बताया गया है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। पानी केवल पीने के लिए नहीं चाहिए होता है, पानी एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खाना नहीं होगा। तो इफ यू वांट टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी यू हैव टू कंजर्व वाटर। तीसरा पॉइंट है टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ अ लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में वाटर से रिलेटेड चीजों पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशरमैन हो गए, मछुआरे हो गए। अब ये मछुआरों का घर चल रहा है, ये पैसा कमा पा रहे हैं नदियों की मछलियों को पकड़ पकड़ के, लेकिन अगर नदियां पॉल्यूट हो जाएंगी तो उनकी मछलियां मरने लगेंगी, फिर वो क्या पकड़ेंगे और किसको बेचेंगे। और अगर मछली पकड़ भी लेंगे तो लोग उसको खाने को तैयार नहीं कि अरे ये तो यमुना नदी की मछली, हो सकता है ये तो गंदे पानी में रह रही थी, तो गंदी हो सकती है। कई सारे लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, लेकिन ये नदियां इतनी गंदी हो चुकी है कि इसमें आप कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। तो जो लोग इस पे डिपेंडेंट थे पैसा कमाने के लिए, उनके पेट पे लात पड़ जाती है। इसके अलावा बताया गया टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हमने आपको बताया है कि किस तरीके से ये जो नदियां होती हैं, इन नदियों के अंदर कई सारे मछलियां रहती हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं।
अगर ये नदियां गंदी हो जाएंगी तो ये एक्वेटिक प्लांट और एनिमल मरने लगेंगे। जब ये एक्वेटिक प्लांट और एनिमल मरने लगेंगे तो इनको खाने वाले मरने लगेंगे, एक एक करके धीमे पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और अल्टीमेटली आगे जाके पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दिन हमारे तक ये बात आ जाएगी। तो ये 4 रीजंस के कारण हमें वाटर कंजर्व करने की बहुत 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 आवश्यकता है। आइए कुछ एमसीक्यू से प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया? आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इंडिया के अंदर जो लगातार वाटर लेवल डिक्लाइन हो रहा है, इसका क्या रीजन है। आपको तो रूल पता ही है। आपको वीडियो पॉज करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जवाब लिख के जाना है। किया पॉज वीडियो? करा तुमने कमेंट सेक्शन में जवाब? दोस्तों, ये 4 रीजन में से अगर आपने सही जवाब ओवर यूटिलाइजेशन यानी डी का है तो आपका जवाब सही था। देखो, इरिगेशन करना जरूरी है, इसको मत कर, इसको नहीं रोक सकते हो तुम। दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना भी जरूरी है, दोस्तों अर्बनाइजेशन करना भी जरूरी है। इनको ना रोका जा सकता है ना इनको रोकना चाहिए। ओवर यूटिलाइजेशन जरूरी नहीं है। जो पानी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए, उसका ओवर यूटिलाइज मत करिए। तो ये रीजन है वाटर लेवल का लगातार डिक्लाइन होने का। अगला क्वेश्चन बताइए, जो मोस्ट फार्मर्स ओन वेल एंड ट्यूबवेल इन देयर फार्म्स फॉर देयर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया कि किसान जो है वो बोरवेल और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है। आप ये बताइए कि व्हाट एडवर्स इफेक्ट कैन इट हैव। पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कर दिया दोस्तों? तो जैसा कि आपने देखा कि इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वाटर लेवल डिक्लाइन हो रहा है, ग्राउंड वाटर का। हर साल 1 मीटर पानी नीचे जाता जा रहा है। यह सबसे बड़ा रीजन है। चलिए, अब भारत सरकार ने इसके लिए कई सारी स्कीम्स चलाई हैं कि भारत के लोग पानी की कमी से ना परेशान हो। उनमें से एक स्कीम है जल जीवन मिशन। मैं अक्सर यह देखता हूं कि मैंने ये पीपीटी बना तो जरूर ली, लेकिन जब मैं इन आंटियों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये आंटियों ने कोई ये स्टेप कर रही हैं, हुड़ हुड़ दबंग दबंग, क्योंकि इनके हाथ मटके पे नहीं है। या तो ये डांस स्टेप चल रही, रील कट रही है, और या तो ये अपने बल्ले शो ऑफ कर रही हैं, बाइसेप्स दिखा रही हैं। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन भारत सरकार 2019 में लेकर आई थी, जिसमें भारत सरकार ने कहा था कि हम सबको, सबके घर नल लगवाएंगे और हम 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे डिलीवर करेंगे। 55 लीटर पानी पर पर्सन पर डे हम डिलीवर करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि हम 55 लीटर ड्रिंकिंग वाटर पर पर्सन पर डे देंगे। अब आपके घर में 4 लोग हैं, तो जब आप 55 लीटर के हिसाब से 4 लोग का डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, 220 लीटर पानी आपको एक दिन में मिलेगा जल जीवन मिशन के अंदर। तो जितने घर में लोग हैं उतना ज्यादा पानी होगा, हर व्यक्ति को 55 लीटर पर पर्सन पर डे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। दिस इज जल जीवन मिशन फॉर यू। इसके अलावा एक और मिशन है जो थोड़ा पुराना है, जिसका नाम है अटल भूजल योजना। और अटल भूजल योजना, अब इस योजना को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भूजल का मतलब होता है, भूजल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर। तो ये जो योजना है बेसिकली ग्राउंड वाटर को ध्यान में रखते हुए करी गई है। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पूरे इंडिया से 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत डिसाइड करेंगे। आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे नीचे ग्राम पंचायत आती है। इन्होंने कहा 8220 ऐसी ग्राम पंचायत निकालेंगे जहां पे पानी की बहुत कमी है। और ये 8220 जो ग्राम पंचायत है, ये लोग 7 स्टेट से लेकर आए। एक था गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इन 7 स्टेट से 8220 ग्राम पंचायत सिलेक्ट करी गई जो वाटर स्ट्रेस्ड थी। और यहां के लोगों को जाके बोला कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। ये जो लगातार आप ग्राउंड वाटर निकाले जा रहे हो, अब इसकी जगह इसमें थोड़ा सा डालने के बारे में भी सोचो, इसको रिचार्ज करने के बारे में सोचो। सर रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज होता है, वाईफाई रिचार्ज होता है, अब आप ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करोगे? बिल्कुल करा जा सकता है भाई। जिस होल्स को डक करके तुम ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर से निकाल रहे हो, उसी होल से तुम ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर डाल भी तो सकते हो भाई। सिंपल सी बात है, पहले क्या होता था, मिट्टी होती थी, तो जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी मट्टी पर गिरता था और मट्टी से रस रस के वो पानी नीचे चला जाता था और वो ग्राउंड वाटर बनाता था। अब हमने मिट्टी के ऊपर सीमेंट की रोड बना दी है। अब जब बारिश का पानी सीमेंट की रोड पे गिरता है तो वो नीचे जाने की जगह वो नालियों में चला जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। तो अब ग्राउंड वाटर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन तुम निकाले जरूर जा रहे हो।
तो अगर तुमने गड्ढा करके ग्राउंड वाटर निकालना शुरू कर दिया है तो तुम उसी गड्ढे से बारिश का पानी उसके अंदर डाल भी तो सकते हो। और यह सिखाया गया अटल भूजल योजना के अंदर। इसमें यूजर का, इसमें लोगों का बिहेवियर चेंज करने के बारे में बात करी गई। तो एक टीम जाती थी, वहां के लोगों को बताते थे कि भाई जो आप ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करिए, कैसे रिचार्ज करिए, वो सब सिखा के आते थे दोस्तों। तो ये थी आपके सामने अटल भूजल योजना। ये दोनों की दोनों योजना आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो योजना है इसमें वर्ल्ड बैंक भी भारत सरकार को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आ जाता है नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। सर सॉइल फर्टिलिटी, दोस्तों एक बात समझिएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। यहां पे मेरे पास सॉइल है, यहां पे मेरे पास सॉइल है, ठीक है। अब इस सॉइल के ऊपर आपने कई सारी क्रॉप उगा रखी है, ठीक है। आपने कई सारी सॉइल के ऊपर क्रॉप उगा रखी है, ठीक है। अब ये जो क्रॉप होती है दोस्तों, ये क्रॉप इस पे इसलिए उग पा रही है क्योंकि जो क्रॉप की जो जड़ें होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिट्टी में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये देखिए आप, मिट्टी में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं जो मैंने बनाया ये है न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमें ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आप लोगों ने क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस के पहले पॉइंट में पढ़ रखा है न्यूट्रिशन। उसमें आपने देखा है द न्यूट्रिशन इज व्हाट, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब आप अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स लेते हो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये 5 न्यूट्रिएंट जब आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हो तो इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और जब आप ये न्यूट्रिशन लेते हो तो आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो जैसे आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है वैसे इन्हीं प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, और ये न्यूट्रिशन इनको सॉइल से मिलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि किसान आता है, ये हमारा किसान भाई है, इस किसान भाई को हम पगड़ी पहनाएंगे इसकी ये सम्मान के लिए। अब ये किसान भाई क्या करता है, किसान भाई पानी लेकर आता है और ये पानी जो है अपने खेतों में डालना शुरू कर देता है। अब ये तो करना ही पड़ेगा ना सर, पेड़ उगाना है तो पानी तो देना पड़ेगा, क्या दिक्कत है आपको, इरिगेशन कर रहा है वो। ये इरिगेशन की जगह ओवर इरिगेशन करने लगता है। जब ये ओवर इरिगेशन करने लगते हैं, जितना पानी पेड़ों को चाहिए उससे ज्यादा पानी देने लगते हैं, तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर की सॉइल को छोड़कर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पानी से बह के अपर लेयर ऑफ सॉइल से लोअर लेयर ऑफ सॉइल में आ जाते हैं, तो इसी को ज्योग्राफी में लीचिंग कहा गया है। तो जो हम लोग धड़ल्ले से ग्राउंड वाटर को निकाल के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इरिगेशन की जगह ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, उससे मिट्टी की फर्टिलिटी खराब हो रही है, क्योंकि मिट्टी के न्यूट्रिएंट जो है वो पानी के साथ बह के नीचे जा रहे हैं, यानी लीचिंग हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा आता है इंपैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। आइए इसको भी समझ लेते हैं, इंपैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, क्या इंपैक्ट आ रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर मान लेते हैं तालाब बना दिया, ठीक है, मैंने यहां पे तालाब बना दिया, नदी बना दी। अब इस तालाब और इस नदी के नीचे, अगर इस तालाब और इस नदी के नीचे की बात करें हम लोग, तो यहां पे नीचे की तरफ कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स जीते हैं, इस पे कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स जीते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां पे कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं। अब अगर ये प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस तो जरूर करेंगे, और जैसा कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऊपर होती है सनलाइट, और जब ये सनलाइट नीचे जाएगी और इस पेड़ को मिलेगी तो ये जो पेड़ है ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जब ये पेड़ करेगा तो आप सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये लोग C6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये सनलाइट इस एक्वेटिक प्लांट को मिलती है, ये एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करके ये एक्वेटिक प्लांट ऑक्सीजन बनाता है। अब इस नदी में
इस नदी में या फिर इस तालाब में खूब सारी मछलियां रह रही हैं, खूब सारी मछलियां रह रही हैं, ठीक है। अब ये जो मछलियां रह रही हैं, अगेन ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इन मछलियों को भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है। इन मछलियों को भी ऑक्सीजन चाहिए, इनको ऑक्सीजन मिलता है, इन मछलियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिलता है ये वाला, नदी ये वाला ऑक्सीजन लेती हैं ये मछलियां, और इस ऑक्सीजन से वो जिंदा रहती हैं, ठीक है। तो जो सनलाइट की रेस एक्वेटिक प्लांट के पास जाती हैं, एक्वेटिक प्लांट बाकी प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और मछलियां बाकी एनिमल्स की तरह सांस लेने के लिए जो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो उसी ऑक्सीजन से लेती हैं जो इस फोटोसिंथेसिस में बनी थी। लेकिन किंतु परंतु मैंने खूब सारा प्लास्टिक वगैरह डाल के यहां से और यहां से पानी को जाम कर दिया। अब पानी फ्लो नहीं करेगा, ना पानी उधर जाएगा ना पानी इधर जाएगा। अब जब पानी फ्लो ही नहीं कर रहा है तो धीमे धीमे करके इस पानी के ऊपर काई जमने लगेगी, धीमे धीमे करके इस पानी के ऊपर एल्गे जमने लगेगी, काई जमने लगेगी, एल्गे जमने लगेगी। अब जब पानी का फ्लो तुमने रोक दिया प्लास्टिक डाल के, तो जब पानी का फ्लो रुक जाएगा तो उसके ऊपर काई जम जाएगी। जब उस पर काई जम जाएगी तो जो सनलाइट है वो सनलाइट जाना बंद हो जाएंगी। जब सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी तो एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पड़ पाएगा तो यही मछली मर जाएगी, रेस्ट इन पीस हो जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगेंगे। समझ गया आप मेरी बात को? इसके बाद आ जाता है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। इसका क्या मतलब है भाई? सिंपल सी बात है, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक इस तरीके की नदी जा रही है, इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। ये नदी जा रही है, ठीक है सर। अभी क्या होता है कि इस नदी के पास एक आदमी का खेत है, इस आदमी का नाम है आदिल, ठीक है। और नदी के दूसरी तरफ थोड़ी दूर एक आदमी का खेत है जिसका नाम है जॉन। तो जॉन के पास भी खेत है और आदिल के पास भी खेत है। अब क्योंकि आदिल का खेत नदी के पास में है तो इसके पास पानी बहुत सारा है। पानी ज्यादा होने के कारण आदिल जो है वो खारिफ क्रॉप उगाता है, आदिल जो है वो खारिफ क्रॉप उगाता है क्योंकि पानी बहुत है भाई के पास। लेकिन अगर जॉन की बात करें तो जॉन का जो खेत है वो नदी से दूर है, पानी की कमी होने के कारण जॉन की बात करें तो जॉन जो है वो राबी क्रॉप उगाता है, ठीक है सर। अब यहां पे ये बताया गया है कि भाई यहां पर दोनों तरीके की क्रॉप उगाई जा रही है, लेकिन अगर मान लीजिए जॉन के पास भी मैं पानी पहुंचा दूं तो जॉन जो है वो राबी क्रॉप को छोड़ के खारिफ क्रॉप उगाने लगेगा। और यही बात यहां पे बताई गई है कि पहले मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर दोनों तरीके की क्रॉप मिल रही थी, राबी खारिफ दोनों मिल रहा था, लेकिन अगर पानी सबके पास पहुंचने लगेगा तो हो सकता है कि सबकी सब खारिफ उगाने लगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वॉयर, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वॉयर, ठीक है। अगली चीज है दोस्तों एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ रिजर्वॉयर। ये क्या कहता है आइए इसको समझते हैं। जब एक नदी बहती है तो अपने साथ वो सब कुछ बहा के ले जाती है, रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे जो भी चीज, मिट्टी पत्थर, सब कुछ नदी बहा के ले जाती है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक नदी बह रही थी, एक नदी बह रही थी, और जब ये नदी बह रही थी तो इसके अंदर सब कुछ बह रहा था। इसके अंदर आपके रॉक्स बह रहे थे, इसके अंदर आपके रॉक्स बह रहे थे, इसके अंदर आपके पेड़ पौधे बह रहे थे, ट्री बह रहा था, या इसके अंदर कोई भी सारी चीजें इसके अंदर बह रही थी। अब आपने क्या करा, ये जो नदी का फ्लो है, इस नदी के फ्लो को आप लोगों ने स्टॉप कर दिया डैम बना के, इस नदी के फ्लो को आपने स्टॉप कर दिया डैम बना के। तो जैसे ही आप डैम बना देते हो तो क्या होता है, ये जितनी भी चीजें जब नदी बह रही थी तो उसके फ्लो के साथ बहती जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने डैम बना दिया तो जो चीजें बह रही थी वो बहने की जगह नीचे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी, वो नीचे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। वो रॉक भी आके बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा, वो ट्री भी आके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब वो सारी चीजें जाके डिपॉजिट होने लगेंगी तो इससे ये होगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसका डेप्थ जो है, इसकी जो गहराई है वो डिक्रीज हो जाएगी,
इसकी गहराई डिक्रीज हो जाएगी। पहले आप देख सकते हो आप इतना सारा पानी स्टोर कर सकते थे, लेकिन जब ये सारी चीजें नीचे आके जमा हो गई तो अब केवल आप इतना पानी स्टोर कर सकते हो, तो गहराई कम हो गई। अब जब गहराई कम हो गई तो ऑब्वियसली बात है पानी कहीं तो जाएगा, तो पानी जो होता है वो साइडवेज निकलना शुरू हो जाता है, और जब पानी साइडवेज निकलना शुरू हो जाता है तो वो जो पानी है वो जंगलों में, लोगों के गांव में, लोगों के घरों में जाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमें लोकल लोगों को, कई सारे लोकल लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। इसको भी हम आगे और भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो हमने आपको किस तरीके से बताया कि जब पानी बह रहा होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें फ्लो कर रही होती हैं। एज सून एज तुम पानी के फ्लो को स्टॉप कर देते हो तो पानी में जितनी भी चीजें फ्लो कर रही होती है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाती हैं, और इसी को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। और इस सेडिमेंटेशन से दो प्रॉब्लम आती है, एक तो डैम की डेप्थ कम हो जाती है, और दूसरा लोकल लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, क्योंकि जो पानी पहले उस डैम में स्टोर्ड होता था अब वो साइडवेज जाने लगेगा। इसके अलावा अगला पॉइंट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, जो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, कि जिस तरीके से लोगों के गांव में, घरों में, शहरों में पानी घुसने लगेगा तो लोगों को अपना एरिया छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये क्या कहता है, ये इसको समझते हैं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को मैं एक लाइन से आपको समझाता हूं, कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो दरअसल बात क्या है, बात हो रही है यहां पे कृष्णा रिवर की, ठीक है। कृष्णा रिवर जो है दोस्तों वो पहले महाराष्ट्र से शुरू होती है, महाराष्ट्र से होती हुई वो कर्नाटक जाती है, कर्नाटक से तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाती है, और उसके बाद सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके वो ड्रेन हो जाती है। यानी कि अगर आप कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से होती हुई कर्नाटका में जाती है, फिर वो तेलंगाना में जाती है, और फिर वो नदी जाके सीधा आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। जब एक नदी मल्टीपल एरिया से जाती है तो जहां से वो नदी स्टार्ट होती है उस वाली जगहों को कहा जाता है रिवराइन स्टेट। ये है रिवराइन स्टेट, क्योंकि नदी यहां से स्टार्ट हो रही है। तो जो शुरुआत के स्टेट होते हैं रिवराइन स्टेट, उनके पास एक बेनिफिट होता है, वो चाहे तो इस नदी के ऊपर डैम बना के इसका पानी रोक ले, वो चाहे तो इस नदी के ऊपर डैम बना के ना केवल पानी रोक ले, उससे बिजली बनाने और अपने लोगों को बहुत कम दाम पे या फ्री में बिजली बांटते हैं। तो ये पहले जहां से नदी आती है उन स्टेट के पास ये बेनिफिट होता है। अब होता क्या है, जब ये कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से आती है तो महाराष्ट्र के लोगों ने इस पर डैम बना रखा है, कर्नाटक में पहुंची तो कर्नाटक वाले उस पर डैम बना लेते हैं, तेलंगाना होती है फिर आंध्र प्रदेश जाती है। सबसे ज्यादा कृष्णा रिवर का पानी डैम बना बना के रोक रखा है कर्नाटक वालों ने, जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आंध्र प्रदेश वालों का। वो कर्नाटक वालों से कह रहे हैं कि तुम लोग जरूरत से ज्यादा पानी रख लेते हो, जिसके कारण हमारे स्टेट तक आते आते इस नदी के पास पानी नहीं होता है, हमारे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, और हम इस पे डैम क्या बनाए, क्योंकि डैम के बना बना के तुमने ऑलरेडी इसका फ्लो रोक रखा है, तो हम तो डैम बना के बिजली बनाने के तो सपने ही नहीं देख सकते हैं। जिसके कारण कृष्णा नदी के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कई बार लड़ते नजर आए हैं, और ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबको वो कोटा बांट देता है कि भाई इस नदी में अगर इतना पानी है तो इतना पानी महाराष्ट्र लेगा, इतना कर्नाटक लेगा, इतना तेलंगाना लेगा और इतना आंध्र प्रदेश लेगा। यह बात आपको शायद पता होगी कि जब दो स्टेट आपस में लड़ने लगते हैं या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में लड़ने लगती है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आके मैटर सुलटाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट पे। सर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, वो रिवर प्रोजेक्ट जिनका मल्टीपल पर्पस हो सकता है, जो मल्टीपल चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन्हें मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल है दोस्तों डैम। डैम एक मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है। सर कैसे? हम नहीं मानते दोस्त, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों डैम को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। एक नदी है, नदी का पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अब जैसे इंडस नदी की बात करें तो इंडस नदी किस तरीके से इंडिया से होती हुई, पाकिस्तान से होती हुई अरेबियन सी चली जाती है, और इंडस नदी का बहुत सारा पानी समुद्र में जाके मिक्स हो जाता है, जबकि पीने वाला पानी है, लेकिन समुद्र में जाते ही वो खारा पानी बन जाता है। तो अगर हम इंडस नदी के ऊपर डैम बना देंगे तो हम इंडस नदी के पानी को रोक सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो पहला तो इसका यूज हो जाता है कि पानी को स्टोर करने के काम आती है। साथ ही साथ डैम का मेन काम होता है कि जो डैम होता है वो बिजली बनाने के काम आता है।
तो जब आपने डैम को देखा होगा, मैं अभी आपको आगे एक फोटो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से डैम काम करते हैं दोस्तों, कि अगर आप लोगों ने डैम देखा हो, ये देखिए आपके सामने एक डैम है, तो इस डैम में कई सारे गेट्स लगे रहते हैं। नॉर्मली ये गेट्स बंद रहते हैं, तो जब गेट बंद रहते हैं तो बहुत सारा पानी यहां पे स्टोर हो जाता है। लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखती है वो ये कि यहां पर एक इस तरीके की टरबाइन होती है, एक इस तरीके की टनल होती है, और टनल के अंदर एक टरबाइन लगी होती है। तो ऐसे में यहां का पानी इस टनल से होता हुआ, इस टरबाइन से होता हुआ आगे जाता है, और ये जो टरबाइन होती है, टरबाइन उससे घूमना शुरू करती है, और जब टरबाइन घूमती है तो उससे बिजली बनती है। तो डैम से ना केवल आप पानी को स्टोर कर सकते हो, डैम की मदद से आप बिजली बनाते हो, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब जब आपने पानी स्टोर कर लिया तो आसपास के लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए, पीने के लिए भी आप पानी दे सकते हो। इसके अलावा ये जो पानी आपने स्टोर किया है, आप यहाँ पे फिशिंग वगैरह करके, मछली वगैरह बेच बेच के पैसा कमा सकते हो। और लास्ट, इसी डैम के पानी का जहां पे आपने स्टोर कर रखा है, वहां पे आप बोटिंग वगैरह करके इस तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो जो एक डैम होता है वो एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होता है, जिसके इस तरीके के मल्टीपल काम होते हैं। सर ये तो बहुत ही मॉडर्न चीज लग रही है, हमने अभी अभी डैम बनाना सीखा होगा। जरूर नहीं, दरअसल हम डैम को एंशियंट टाइम से बनाते आ रहे हैं। यहां पे बताया गया फर्स्ट सेंचुरी बीसी में श्रृंगावेरापुरा, जो कि इलाहाबाद के पास है, उन्होंने सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करी थी। दरअसल इन्होंने क्या करा, गंगा नदी जाती थी 200 साइड से, गंगा नदी जाती थी साइड से, तो इन्होंने गंगा नदी से थोड़ी दूर इस तरीके के कुएं खुदवा दिए। ऐसे में क्या हुआ, जब गंगा नदी में बाढ़ आती थी और गंगा नदी में बहुत सारा पानी भर जाता था, तो गंगा नदी में बाढ़ आने के बाद गंगा नदी का पानी ऐसे करके बहुत बहुत आगे तक आने लग गया था। तो जब बाढ़ आती थी तो गंगा नदी का पानी इधर आ जाता था और वो सारे कुएं भर देता था। फिर जब नदी वापस नॉर्मल होती थी तो ये वाला पानी तो वापस चला जाता था, लेकिन इन कुएं में पानी स्टोर हो जाता था, और ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी से होता आ रहा है। इसके अलावा बताया गया कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पे कई सारे डैम, लेक्स और इरिगेशन चैनल्स बनवाए। चंद्रगुप्त मौर्य इस बात के लिए फेमस था, उस टाइम का राजा इस तरीके के मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बना रहा है। साथ ही साथ ये पिक्चर जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आप सभी को शायद पता होगा कि मैं भोपाल से हूं, और भोपाल की आन बान शान है दोस्तों हमारा तालाब, बड़ा तालाब, जिसे हम इंग्लिश में अपर लेक या भोपाल लेक भी कहते हैं। तो आप अपर लेक या भोपाल लेक की बात करें तो भोपाल लेक को राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज ने बनवाया था, ये राजा भोज की आप फोटो देख पा रहे हैं, राजा भोज ने बनवाया था 11th सेंचुरी के अंदर, 11th सेंचुरी के अंदर। राजा भोज दरअसल परामा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक विजन देखा। इन्होंने कहा कि मैं एक शहर बनाऊंगा और उस शहर में बहुत सारे लोग रहेंगे। तो किसी ने उनको कहा कि शहर अगर बनाएंगे तो उसके लिए पानी चाहिए। बोले बिल्कुल चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, जहां उनको शहर बनाना था सबसे पहले वहां पे उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और लोगों से कहा कि देखना धीमे धीमे करके इस गड्ढे में इतना सारा पानी भर जाएगा कि कई सारे लाखों लोग उस पानी को पी पाएंगे और यहां पर एक शहर बस पाएगा। इस तरीके से राजा भोज ने 11th सेंचुरी में, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले, दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक खुदवा दिया। इस तरीके से इन्होंने एक नए शहर की नींव रखी जिसका नाम था भोजपाल। यह भोजपाल में समय के साथ साथ जे रिमूव होता चला गया और यही भोजपाल आगे जाके भोपाल बन गया। यहां पे आप एक मूर्ति देख पा रहे हैं, ये राजा भोज की मूर्ति है जो कि एक महल के ऊपर है। ये महल उस तालाब के अंदर डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस तालाब में ना केवल महल डूबा हुआ है, कई सारा खजाना भी डूबा हुआ है। खैर, इसके बाद बताया जा रहा है कि किस तरीके से 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के हौस खास में भी, सीरी फोर्ट के अंदर भी एक आर्टिफिशियल लेक बनवाया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 11th सेंचुरी का आर्टिफिशियल लेक किसने बनवाया था, तो आपको बोलना राजा भोज ने। लेकिन अगर आपसे बोले 14th सेंचुरी का किसने बनवाया था, तो वो इल्तुतमिश ने। दोस्तों इल्तुतमिश का नाम आया है तो मैं आपको यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, उस फेमस मॉन्यूमेंट का नाम है कुतुब मीनार। यह आप देख सकते हैं, यह है आपके सामने कुतुब मीनार। दरअसल कुतुब मीनार को सबसे पहले, कुतुब मीनार की जो पहली फ्लोर है उसे कुतुब उद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब उद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है।
और इसने कुतुब मीनार इसलिए बनवाया था ताकि इसके ऊपर खड़े होकर इसके सोल्जर्स दुश्मन के ऊपर नजर रख सके। लेकिन ये बहुत बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन पहली फ्लोर बनाते बनाते इनकी डेथ हो गई। फिर आए इनके सन इन लॉ, सन इन लॉ यानी कि इनके दामाद, हिंदी में कहा जाता है दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपने ससुर जी के सपने को पूरा किया और इसके ऊपर की 3 फ्लोर बनाई इल्तुतमिश ने। तो जो इल्तुतमिश के बारे में आप यहां सुन रहे हो, जिसने 14th सेंचुरी में दिल्ली के हौसखास में एक आर्टिफिशियल लेक बनाया था, उसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के ऊपर की 3 फ्लोर भी बनाई है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं कि डैम एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है। डैम इज व्हाई मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट ओनली जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये पानी की सप्लाई के साथ साथ फ्लड कंट्रोल, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग करने की भी मदद करता है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। डैम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम को टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, यानी आधुनिक भारत का मंदिर कहा था डैम को। यहां से एमसीक्यू बनता है, इसलिए ये वाली लाइन याद रखिएगा कि किसने डैम को टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। इंडिया में कुछ डैम हैं जिनके ऊपर आपको नाम याद रखने हैं, ना केवल उनके नाम याद रखने, उनकी लोकेशन भी याद रखनी, क्योंकि इस चैप्टर से डैम के ऊपर मैप आता है। तो आपको कैसे पूछा जाएगा, आपको डैम का नाम, किस नदी पर बनाया गया उसका नाम, और डैम की लोकेशन, ये सब कुछ आपको याद रखना है। तो जैसे कि सलाल प्रोजेक्ट है चेनाब नदी के ऊपर, भाकर नांगल डैम है सतलज नदी के ऊपर जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया का, टिहरी डैम है भागीरथी नदी के ऊपर जो कि इसका हाईएस्ट एम्बांकमेंट है, राणा प्रताप डैम है चंबल नदी के ऊपर, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी के ऊपर, कोन्या डैम कृष्णा नदी के ऊपर, इसको ना भी याद रखे चल जाएगा। बाकी नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर है, तुंगाभद्रा डैम तुंगाभद्रा नदी के ऊपर है, मेतूर डैम कावेरी नदी के ऊपर है, इसको भी याद ना रखें चल जाएगा। इसके अलावा पेरियार डैम पेरियार नदी के ऊपर है, हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, और ये वाला डैम भी आप ना याद करें तो भी चल जाएगा। और ये वाला डैम आपको याद रखना है कि दामोदर डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट दामोदर नदी के ऊपर है। अब आप बोलेंगे कि सर इसको याद रखने की एक ट्रिक बता दीजिए, हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सा डैम किस नदी के ऊपर है। तो सबसे पहली बात यहां पे ये बताई गई है कि चाचा सेल लगी इसलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे फिर भागेंगे टेहरी पर। इस ट्रिक में, इस ट्रिक की अगर हम बात करें तो एक ट्रिक ये है और एक ट्रिक इसके नीचे की है। चाचा सेल लगी है इसलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे फिर भागेंगे टेहरी पर, चाचा सेल लगी है इसलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे फिर भागेंगे टेहरी पर, ये एक लाइन है। इसमें चाचा से निकल के आता है चेनाब, और चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है सलाल रिवर प्रोजेक्ट। सैटरडे के सेट से निकल के आता है सतलज, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है भाकर नांगल डैम, भाकर नांगल डैम। इसके अलावा भागीरथी नदी, BHEG से भागीरथी निकल के आता है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है टिहरी डैम। तो आपने देखा किस तरीके से इस लाइन से आपने 3 डैम और 3 नदियों के नाम याद कर लिए। चाचा सेल लगी है इसीलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे फिर भागेंगे टिहरी पर, टिहरी मतलब छत समझ लो तुम। और फिर इसके बाद आती है चंबल वाले राणा प्रताप गए नासा। इससे पता चलता है कि चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है, और नासा के ना से निकल के आता है नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। तो इस ट्रिक भर मात्र से डैम और उसके ऊपर बने नदी और उसके ऊपर बने डैम को आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरफ कि सर नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। दरअसल बात कुछ ऐसी है दोस्तों, इस बात को आप थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा कि नर्मदा नदी, मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं, इंडिया में इस तरीके से आपको मैप देखने को मिलेगा। यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है महाराष्ट्र, और यहां पर एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह है MP, यह है महाराष्ट्र और यह है गुजरात। MP से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है।
तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होती हुई, महाराष्ट्र से होती हुई, गुजरात से होती हुई अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के 3 स्टेट है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, समझ गए सर। अब नर्मदा नदी के ऊपर डिसाइड किया गया कि हम डैम बनाएंगे, और गुजरात को सिलेक्ट किया गया कि गुजरात में यहां पर हम लोग एक डैम बनाएंगे। उस डैम का नाम होगा सरदार सरोवर डैम। इस डैम से जो बिजली बनेगी, ना केवल उस बिजली को एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात को दिया जाएगा, साथ ही साथ ऊपर राजस्थान के लोगों को भी दिया जाएगा, क्योंकि उनके वहां से कोई बड़ी नदी नहीं निकलती है, तो उनकी बिजली की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करी जाए। ठीक है, अब जो ये पानी जिसके ऊपर नदी बनाने वाले थे, डैम बनाने वाले थे, सरदार सरोवर डैम, तो लोकल लोगों से कहा गया कि अब आपको ये जंगल, ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहां डैम बनाएंगे तो पानी रुकेगा, जब पानी रुकेगा तो वो साइड्स में जाता है, तो आपका गांव, आपका घर डूब सकता है, इसलिए आप यहां से जाइए। तो लोकल लोगों ने कहा हम यहां से क्यों जाएं? बोले डेवलपमेंट हो रहा है, इससे बिजली बनेगी, बिजली ना केवल आपको मिलेगी, सबको मिलेगी। अरे सोचो, राजस्थान वालों तक को बिजली मिलने वाली है, करोड़ों लोगों को बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा हम क्यों इसकी कीमत चुकाएं, मैं अपना घर क्यों छोड़ के जाऊं, मैं अपना गांव, अपना जंगल क्यों छोड़ के जाऊं, जिसमें मैं जनरेशन से रहता आ रहा हूं, जस्ट बिकॉज कि राजस्थान के लोगों को बिजली मिलेगी? ये तो अनफेयर है। तो इस तरीके से कुछ एनजीओज ने लोकल लोगों के साथ मिला के एक नया आंदोलन बनाया, जिस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, सरदार सरोवर डैम किसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और योजना जो इस चैप्टर से आती है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें अगर आप कृषि की बात करें तो कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर हमने डिसाइड किया कि हम किसानों को इरिगेशन करने के लिए पानी देंगे। तो ये जो योजना है, जैसे कि बताया मैंने, 2015 में स्टार्ट करी गई, और इसमें हमने कहा कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके और उसका भी प्रॉफिट ज्यादा हो और भारत के लोगों के पास खाने की कमी ना हो। इस योजना का एक मोटो था जिसका नाम था हर खेत को पानी। तो कई बार इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। आखिरी टॉपिक जो इस चैप्टर का आ जाता है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? सिंपल सी बात है कि जो बारिश का पानी वो आपकी छतों पे जाता है, और आपकी छत में एक नाली होती है, तो सारा की सारा पानी वो नाली से होता हुआ नीचे निकल जाता है। जब हम छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, नानी के घर में जो नाली होती थी, नाली के ऊपर पत्थर रख देते थे, तो ऐसे में क्या होता था, पानी नीचे नहीं जा पाता था, तो पूरी छत में पानी भर जाता था और उसको हम स्विमिंग पूल की तरह उस पर नहाते थे फिर हम लोग। ठीक है, तो जो नाली है, छत की नाली, उसको सीधा आप घर की नाली से कनेक्ट कर देते हो, उसकी जगह आप क्या करिए, एक पाइप लगा दीजिए, और जो बारिश का पानी है वो होता हुआ उस पाइप से होता हुआ इस तरीके की टंकी में जाके स्टोर कर लीजिए, या तो ऐसी टंकी लगा लो या तो अंडरग्राउंड टंकी में डाल दो, और फिर उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भारत में कई जगह कई नामों से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेस्टर्न हिमालय में चले जाए तो उसे गुल और कुल कहते हैं, अगर आप जैसलमेर साइड चले जाए तो उसे खादिन और जोहात कहते हैं, अगर आप बंगाल चले जाए तो उसे इनंडेशन चैनल्स, अगर आप मेघालय चले जाए तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और राजस्थान चले जाए तो उसे टंकास कहते हैं। इसमें आपको सारे याद नहीं करने, लेकिन आपको एक ये याद रखना पड़ेगा, एक ये याद रखना पड़ेगा, और एक आपको ये याद रखना पड़ेगा। आइए सबसे पहले मैं आपको खादिन और टंकास बताता हूं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके के पहाड़ होते हैं, इस तरीके के पहाड़ होते हैं। ठीक है, अब ये जो पहाड़ है हमारे, हम क्या करते हैं, ये जो पहाड़ है हमारे, इन पहाड़ से मान लीजिए पानी आ रहा है, नदी आ रही है। अब ये जो पानी और नदी है ये आगे जाके समुद्र में जाके हो सकता है डिपॉजिट हो जाए, सी में, ओशन में जाके ये पानी जो है हो सकता है वो जाके डिपॉजिट हो जाए। तो खादिन में क्या किया जाता है, यहां पर एक इस तरीके का एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, यहां पे किस तरीके का एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। ठीक है सर, और हम क्या करते हैं, जो पानी है इस पानी को हम लोग यहां पे स्टोर कर लेते हैं, इस पानी को हम लोग यहां पे स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब ये पानी को हम यहां स्टोर कर लेते हैं तो धीमे धीमे मिट्टी के कारण ये पानी नीचे रिसना शुरू हो जाता है और ये पानी नीचे आने लगता है, और इससे हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो राइज होने लगता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया
कि ये पानी सीधा समुद्र तालाब में ना चला जाए, थोड़ा सा पानी नीचे भी चले जाए, इस तरीके का एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है मिट्टी का, और पानी को थोड़ा सा स्टोर किया जाता है ताकि मिट्टी से रस रस के वो पानी नीचे चला जाए और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाए। इसको कहा जाता है खादेन, जो कि राजस्थान में किया जाता है। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो मेघालय के लोग क्या करते हैं, कई सारे बैम्बूज लेकर आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहला बैम्बू है, ठीक है, इसके साथ दूसरा बैम्बू जोड़ लेते हैं, इसके साथ तीसरा बैम्बू जोड़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे खेत में इस तरीके से बैम्बू का एक नेटवर्क लगा देते हैं, ठीक है। तो जब पहाड़ों से पानी आता है तो वो क्या करते हैं, बैम्बू में कई सारे छेद कर देते हैं, और बैम्बू में छेद वहां करते हैं जहां पे एक एक क्रॉप लगी हो, जैसे यहां पे क्रॉप लगी, यहां पे क्रॉप लगी, यहां पे क्रॉप लगी, यहां पे क्रॉप लगी। तो इससे क्या होता है कि पहाड़ों से जो पानी आया, पहाड़ों से जो पानी आया वो बैम्बू की मदद से एक पाइप की तरह बन के आता है, और फिर यहां पे आने के बाद जब इसमें छेद हो जाता है तो बूंद बूंद इस पे गिरता है, बूंद बूंद इस पे गिरता है, बूंद बूंद इस पे गिरता है, बूंद बूंद इस पे गिरता है। ऐसे करके बूंद बूंद जिसको पानी चाहिए उसको दिया जाता है। इसे कहा जाता है, इस वाली चीज को कहा जाता है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। यह मेघालय में प्रैक्टिस किया जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके सामने खादिन। तो मैंने आपको खादिन बता दिया और मैंने आपको बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बता दिया। इसके अलावा बताया गया कि किस तरीके से राजस्थान में टंकास का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, राजस्थान में जब घर बनाते हैं तो एक अंडरग्राउंड टंकी बनवा लेते हैं। तो जब नदी में बारिश के मौसम में पानी होता है तो उसके पानी को टंकी में स्टोर कर लेते हैं। फिर जब समर सीजन में टंकी सूख जाती है, नदी सूख जाती है, तो टंकी में जो पानी स्टोर कर रखा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। टंकी से ना केवल पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टंकी घर के नीचे बनाई होती है तो टंकी घर को ठंडा भी रखती है, तो इसीलिए इसको टंकी को ही टंका सिस्टम कहा गया है। अब अगर हम बात करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि भाई अगर हम मेघालय चले जाएं तो मेघालय के मौसिनराम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। इंडिया नहीं, दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब वहां पे बारिश ना हो, लगातार वहां बारिश होती है, लगभग 24 घंटे वहां बारिश होती है। तो मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी में इतनी बारिश होती है कि वो दुनिया के वेटेस्ट प्लेस है, उसके बावजूद मेघालय के लोग हैं वो पानी की कमी से किल्लत है, पानी की गर्मी से जूझ रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेघालय पहाड़ों पर है, जो भी पानी आता है वो बह के नीचे चला जाता है। मेघालय के लोग उस पानी को स्टोर ही नहीं कर रहे हैं, तो इतना पानी होने के बावजूद सब बह जा रहा है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वाटर स्कार्सिटी हो गई है। तो यही बात यहां बताई गई है कि किस तरीके से इसके कारण वहां के लोग जो है अब धीमे धीमे करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु ने तो इसको कंपलसरी घोषित कर रखा है, पहला इंडिया का स्टेट जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी घोषित कर रखा है। यानी अगर आप घर बनवा रहे हो तो अगर आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है तो आपके घर का नक्शा ही पास नहीं होगा। तो ये तमिलनाडु के बारे में ये बात बताई गई है। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई नदी बारिश का जो पानी होता है वो नेचुरल वाटर और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। तो अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश का पानी इस्तेमाल करते हो तो सीधा आप उसको पी सकते हो विदाउट प्यूरिफिकेशन। अगली बात यहां पे बताई गई कि वाटर स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड, जो कि राजस्थान में होता है टंका सिस्टम के अंदर, वो घर को ठंडा रखने में भी मदद करता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। Nearly 15 to 25% of the total water requirement of household come from rooftop rainwater harvesting। तो जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं लोग, वो अपने डेली रिक्वायरमेंट का 25% यानी 1/4 केवल रेन वाटर का जो पानी स्टोर किया उससे यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। फटाफट कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, मेघालय में कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फेमस है। 2024 का क्वेश्चन है, 2 साल पहले पूछा गया था, इसलिए सही जवाब दीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ताकि जब मैं बताऊं और अगर आपका जवाब सही होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको आपके टीचर की बात को सुनना जरूरी है, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ना आपका वेस्ट हो जाएगा दोस्त। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेघालय के अंदर बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, 11वीं सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल लेक बनवाया गया था, बताइए कहां बनवाया गया था। मैंने बताया था 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आंसर है कमेंट सेक्शन के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने, भोपाल इज द राइट आंसर। 11वीं सेंचुरी में भोपाल में बनाया गया था, और 14वीं सेंचुरी में इल्तुतमिश ने दिल्ली के हौसखास में बनाया था।
हौज खास इन दिल्ली। ठीक है सर। इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस चैप्टर से मैप आता है आपका, तो आपको ये 8 डैम, और ना केवल ये 8 डैम, ये किस नदी पे जाते हैं और इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सारे डैम नहीं, बस ये 8 डैम। सबसे पहले आ जाते हैं हम हीराकुंड डैम। इस तरीके से सारे डैम्स को समझ लेते हैं। हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर बना हुआ है, ओडिशा के ऊपर। सेकंड नंबर पे तुंगाभद्रा डैम, जो कि कर्नाटका के अंदर मौजूद है। थर्ड नंबर पे है आपका भाकर नांगल डैम, जो कि आपका भाकर नांगल डैम जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। फिर आता है फोर्थ नंबर पे सलाल डैम, जो कि चेनाब नदी के ऊपर है और जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। पांचवें नंबर पे आता है टिहरी डैम, जो कि उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। उसके बाद छठे नंबर पे सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी के ऊपर है। सातवें नंबर पे राणा प्रताप सागर डैम, जो कि राजस्थान के अंदर मौजूद है। और आठवें नंबर पे है आपका नागार्जुन डैम, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर के अंदर मौजूद है। तो ये डैम, कौन सी नदी और उनकी लोकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके एग्जाम में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के, यानी कि टोटल 12 मार्क्स के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा आपके एनसीईआरटी से, फॉलोड बाय 3 क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन को करने का 1 मार्क, दूसरे क्वेश्चन को करने का 1 मार्क और तीसरे क्वेश्चन को करने का 2 मार्क मिलता है। यह क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसका जवाब यहां पे लिख के दे पाएंगे। मैं आपके लिए पहले से लिख के लाया हूं। इस आंसर को लिखने के आपको 1 मार्क मिलेंगे। इसी पैराग्राफ के ऊपर एक और क्वेश्चन है, विद व्हाट ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा रिपीट हो गया दोस्तों, ये वाले को हटा के, और ये वाली चीज। तो भाई जो जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर आया हूं। आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे रखा है, उस पर टैप करके आप नोट्स को डाउनलोड करिए और इन सबको वहां पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाइएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम 6 दिन का चैलेंज लेते हैं और 6 दिन के चैलेंज में एक सवा घंटे के लेक्चर ले लेके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 दिन के चैलेंज में बधाई हो आप सभी को कि आपने 2 दिन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ये पुराने 2 लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, अभी भी इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। कल हम लोग एक नया लेक्चर एग्रीकल्चर पे लेकर आएंगे। अगर आज का लेक्चर आपका पूरा कंप्लीट हो गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा डे 3 कंप्लीटेड। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा दिन जरूर बना देता है। तो आज के लिए क्या लेते हैं बच्चों, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में यानी कि कल।